नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ट्रंप ने कहा है कि वे इस्लामाबाद जा सकते हैं। उनके बयानों का कोई ठिकाना नहीं, मगर कुछ दिनों से युद्ध को लेकर उनके बयानों में स्थिरता नजर आने लगी है। वे कई बार कह चुके हैं ईरान से जंग खत्म होने के करीब है। जिसने ईरान पर हमला किया एक तरफा, वही खत्म होने की बात ज्यादा करने लगा है। उनके बयानों से लगता है कि वे इस्लामाबाद जाने के लिए सूटकेस तैयार कर चुके हैं। बस उनका स्वागत इस तरह से हो जैसे विजेता वही हो। ईरान ट्रंप को यह सुख देगा नहीं। भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता, मगर 28 फरवरी से 17 अप्रैल के बीच एक बार भी ईरान ने ट्रंप को मुकद्दर का सिकंदर गाने का चांस नहीं दिया। उल्टा ईरान ही गाए जा रहा है। मौत अपनी महबूबा है, साथ लेकर जाएगी। बात करनी है तो करो बात, जंग करनी है तो जंग करो। ईरान के मेन्यू में दोनों ही सब्जी है। जिस दिन ट्रंप का एयरफोर्स वन जेडी वांस के विमान की तरह रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर उतरेगा, वह दिन काफी महत्वपूर्ण होगा। इस रावलपिंडी का संदर्भ भारत के दर्शकों के लिए खास है। नूर खान एयरबेस ऑपरेशन सिंदूर के समय पीआईबी ने लिखा था कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में आतंकी ढांचे के खिलाफ सटीक हमला करने में अहम भूमिका निभाई। नूर खान एयरबेस और रहीम यार खान एयरबेस जैसे लक्ष्यों पर बेहद असरदार हवाई ऑपरेशन किए और आधिकारिक ब्रीफिंग के दौरान नुकसान के दृश्य साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। उसी नूर खान एयरबेस पर जेडी वांस का विमान उतरा। शायद वहीं ट्रंप का भी एयरफोर्स वन उतर जाए। अगर ट्रंप इस्लामाबाद जाते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था, भारतीय सेना की ताकत की गूंज रावलपिंडी तक पहुंच चुकी है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। हमने नूर खान एयरबेस का जिक्र इसलिए किया क्योंकि हम इस वीडियो में ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जारी सीज फायर के दौरान भारत ने आतंकवाद और पाकिस्तान के अपने मुद्दे को कैसे हैंडल किया और ईरान 7 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल के बीच सीज फायर का इस्तेमाल किस तरह से कर रहा है, इस पर बात करेंगे। ईरान पर 1979 से प्रतिबंध है। 4 दशकों से अधिक समय तक प्रतिबंध झेलने वाला ईरान 1 महीने के भीतर अमेरिका की सबसे ताकतवर हस्तियों को 2-2 बार अपने पड़ोस में बात करने के लिए जमीन पर उतार दे, वह भी अपनी शर्तों पर, तो इस नजारे को सांसें रोककर और आहें भरकर देखने की जरूरत है। I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me. 7 अप्रैल को ईरान की सभ्यता का अंत की धमकी देने वाले ट्रंप इस्लामाबाद में ईरान से बात कर रहे होंगे। सोचकर ही हंसी छूट जानी चाहिए और गुदगुदी मच जानी चाहिए। खुद ही मिटाने की धमकी, खुद ही सीज फायर और खुद ही ऐलान कर रहे हैं इस्लामाबाद जाएंगे डील साइन करने। ईरान से कौन आएगा? वही टीम जो इस्लामाबाद जा चुकी है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति, ईरान के विदेश मंत्री और स्पीकर से बात करने इस्लामाबाद जाएंगे, या फिर तब ईरान की तरफ से राष्ट्रपति पेजेश्कियां इस्लामाबाद आएंगे? यह तो प्रोटोकॉल की बात हो गई। परमाणु कार्यक्रमों को लेकर ईरान ने पहले ही अमेरिका की कई बातें मानी थीं। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा था ईरान बहुत सारी रियायतें देने पर राजी हो गया, संवर्धित यूरेनियम की मात्रा में वृद्धि नहीं करने पर मान गया, तब भी ट्रंप खुश नहीं हुए। अब ईरान ने इस मसले पर ऐसा क्या आश्वासन दे दिया है कि ट्रंप सीधे इस्लामाबाद जाकर डील साइन करना चाहते हैं। तेहरान में पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल मुनीर आईआरजीसी के मुख्यालय क्यों गए? आईआरजीसी के मुख्यालय में जाकर उसके कमांडर इन चीफ से बात करने का मतलब है मुनीर ईरान में सभी पक्षों को विश्वास में लेना चाहते हैं, या ईरान पाकिस्तान पर इतना भरोसा कर रहा है कि इस वक्त वह आईआरजीसी के मुख्यालय में पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष का स्वागत कर रहा है। ईरान के बारे में कहा जाता है कि वहां सरकार से भी शक्तिशाली आईआरजीसी है। इसके अलावा जनरल मुनीर ने ईरान के राष्ट्रपति, स्पीकर, विदेश मंत्री से भी मुलाकात की।
ईरान के प्रवक्ता ने कहा कि जब मुनीर उसकी सीमा में आ रहे थे तब केवल 2 लड़ाकू विमानों की मांग की गई जो उनके विमानों को सुरक्षा दे सके। हमने कई लड़ाकू विमान भेज दिए, दिखा दिया ट्रंप का दावा झूठा है कि ईरान की वायुसेना खत्म हो गई। मुनीर के तेहरान के बाद वॉशिंगटन जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन ट्रंप ने कह दिया वही इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार हैं। क्या मुनीर ने ईरान को परमाणु कार्यक्रमों से पीछे हटने के लिए तैयार कर लिया है? ट्रंप ने फिर से फालतू बयानबाजी की है इस मामले में, या उनका यह बयान मुनीर के फीडबैक पर आधारित है कि ईरान सारा यूरेनियम अमेरिका को सौंप देगा, उसके बाद वह कभी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। हम ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर और ईरान पर एक तरफा हमला करने के बाद ट्रंप का एक तरफा सीज फायर दोनों की बात करेंगे, लेकिन एक संयोग ऑपरेशन सिंदूर का यहां जिक्र करना जरूरी हो जाता है। वॉशिंगटन में इसराइल और लेबनान के बीच 10 दिनों का सीज फायर हुआ। इससे पहले कि इसराइल अपने कैबिनेट में मंजूरी देता, ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा कर दी। इसराइल नाराज हो गया है कि ट्रंप क्रेडिट लेने के चक्कर में जल्दी कर बैठे। उसकी सेना को सीज फायर की सूचना नेतन्याहू से नहीं मिली, ट्रंप से मिली। सेटबैक तो है। अल जजीरा ने लिखा है कि ट्रंप के ऐलान कर देने से इसराइल नाराज है। इसी तरह ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले ही सीज फायर का ऐलान कर दिया था। भारत ने अपनी नाराजगी तो जताई भी नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर का क्रेडिट ट्रंप क्यों लिए जा रहे हैं। इसराइल नाराजगी जता रहा है, कह रहा है कि यह सीज फायर ईरान के दबाव में हुआ है। कि आपको कुछ समय के लिए सही ट्रंप नेतन्याहू को किनारे करते दिख रहे हैं। इस सीज फायर में भी पाकिस्तान की भूमिका नजर आ रही है। ईरान ने लेबनान से सीज फायर के लिए पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। ईरान के स्पीकर कालिबाफ ने कहा है कि मैं पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करता हूं 2 बातों के लिए, एक मध्यस्थता के लिए और दूसरा सीज फायर को मंजूरी देने के लिए। तो क्या मुनीर ईरान से कुछ ऐसा हासिल कर रहे हैं जिसे पाने के लिए ट्रंप इस्लामाबाद पहुंच ही जाएंगे? यह कैसे हुआ? लेबनान और इसराइल की जंग रुकवाने में पाकिस्तान की क्या कोई भी भूमिका हो सकती है? पाकिस्तान की गारंटी पर ईरान, लेबनान और इसराइल के बीच सीज फायर को स्वीकार कर रहा है, जबकि पाकिस्तान इसराइल का खुला विरोध करता है। प्रधानमंत्री मोदी नेतन्याहू को अपना फ्रेंड कहते हैं। इसराइल और लेबनान के बीच 10 दिनों के लिए सीज फायर हुआ है। ईरान की शर्त थी कि लेबनान पर हमला बंद होगा तभी बात आगे बढ़ेगी। तो क्या ईरान के साथ बातचीत को एक और मौका देने के लिए लेबनान के साथ युद्ध विराम किया गया है? अगर जनरल मुनीर लेबनान और इसराइल के बीच बातचीत में भूमिका निभा सकते हैं तो क्या यह माना जा सकता है कि ईरान में 3 दिनों तक रुककर उन्होंने परमाणु कार्यक्रमों को लेकर उसे राजी कर लिया होगा? So very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bombers. So we have a lot of agreement with Iran, and I think something's going to happen very positive. अमेरिकी मीडिया में खबरें छपी हैं कि अमेरिका चाहता है कि ईरान 20 साल तक के लिए यूरेनियम का संवर्धन रोक दे। इस्लामाबाद टॉक्स में उसकी यह बड़ी शर्त थी। ईरान ने कहा 5 साल से ज्यादा की बात नहीं मान सकता। ट्रंप ने इस तरह की रिपोर्ट का खंडन कर दिया और उन्होंने कहा कि ईरान को हमेशा हमेशा के लिए यूरेनियम के संवर्धन को रोकने की गारंटी देनी होगी। उससे कम पर अमेरिका तैयार नहीं होगा। We have a statement, very powerful statement, that they will not have beyond 20 years, that they will not have nuclear weapons. That's beyond. There's no 20-year limit. ट्रंप के बयानों से लग रहा है कि मामला परमाणु कार्यक्रम को लेकर ही अटका है। अगर डील होगी तो इसी मैटर में प्रगति के बाद। ईरान से इस दावे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, मगर अखबारों में खबरें छपी हैं कि ईरान ने कहा है अमेरिका झूठ बोल रहा है। इस बारे में कोई भी प्रगति नहीं हुई है। बातचीत जो आगे बढ़ रही है वो इसलिए बढ़ रही है कि ईरान की 10 शर्तों को कैसे लागू करना है इसे लेकर आगे बढ़ रही है। एक खबर यह भी चल रही है कि 22 अप्रैल को सीज फायर की सीमा समाप्त हो रही है। उसे आगे बढ़ाने के लिए अंतरिम तौर पर कोई डील हो सकती है।
तब तो ट्रंप का इस्लामाबाद जाना मुश्किल लगता है। हो सकता है ट्रंप इस्लामाबाद जाने की बात कर ईरान को संदेश दे रहे हैं कि हम तैयार हैं, आप कुछ मान भी लीजिए और हमें इस युद्ध से बाहर निकलने में थोड़ी मदद कर दीजिए। सीरिया से अमेरिकी सैनिकों की वापसी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, मगर ट्रंप ने ईरान पर हमले से पहले ही कह दिया था सीरिया से अपनी सेना हटाएंगे। क्या ट्रंप इन सैनिकों का इस्तेमाल ईरान पर जमीन से चढ़ाई के लिए करेंगे? इस चढ़ाई की बात कई दिनों से हो रही है, मगर ट्रंप अभी तक हिम्मत नहीं कर पाए। उधर खबरें भरी पड़ी हैं कि अमेरिका फारस की खाड़ी में तैनाती बढ़ा रहा है। 10,000 सैनिक भेजे गए हैं। मिडिल ईस्ट के लिए हजारों की संख्या में सैनिक रवाना हो रहे हैं। कई सारे युद्धपोत भेजे गए हैं, तैनात कर दिए गए हैं। हो सकता है ट्रंप आगे की जंग की तैयारी में हो, लेकिन इन बातों से ईरान पर असर नहीं। वह जंग से घबराकर अमेरिका के आगे झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमने शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की तुलना नहीं की जा सकती। दोनों का स्केल काफी अलग है, मगर ऑपरेशन सिंदूर भले 88 घंटे ही चला, लेकिन इसमें दुनिया की 2 परमाणु शक्तियां आमने सामने तो थीं। जंग लंबी चलती तो इसका असर भी ईरान से कम नहीं होता। भारत ने जंग शुरू कर कैसे खत्म की, ईरान ने जंग शुरू नहीं की, लेकिन उसने जंग कैसे खत्म की, इसकी भी चर्चा जियोपॉलिटिक्स के किसी कोने में की जानी चाहिए। आज 17 अप्रैल है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। पहलगाम में आतंकी हमले की खबर आते ही गृहमंत्री अमित शाह कश्मीर के लिए रवाना हो गए। 23 अप्रैल 2025 को उनका यह हेलीकॉप्टर पहलगाम के उस मैदान पर उतरा जहां आतंकवादियों ने 26 सैलानियों की हत्या कर दी थी। भारत की जनता में आतंकी हमले को लेकर बहुत गुस्सा भर गया। हिंदू बनाम मुस्लिम की सियासी दुकान एक झटके में सबने बंद कर दी। विपक्ष भी सरकार के साथ हो गया और जवाब मांगा जाने लगा। 2 सवाल थे, पहलगाम में सुरक्षा की चूक कैसे हुई, कौन जिम्मेदार था, इसके लिए किस किस के खिलाफ एक्शन हुआ। लोग सरकार से सवाल करने लगे कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म होने का आप ही दावा कर रहे थे, तो इतनी बड़ी आतंकवादी घटना कैसे हो गई। दूसरा सवाल था, अगर आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ है तब भारत क्या करेगा। भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। 1 साल के भीतर दुनिया के 2 सीज फायर की कहानियां अब आपस में टकराना चाहती हैं। भारत ने सीज फायर से क्या हासिल किया, क्यों किया, ईरान सीज फायर से क्या हासिल कर रहा है, इसलिए हम दोनों सीज फायर की बात अब करने जा रहे हैं। आपने ईरान का AI वीडियो देखा होगा। ईरान ने अपने कई दूतावासों के जरिए एक से एक वीडियो, कार्टून और कमेंट पोस्ट किए। उसने इनके जरिए अमेरिका के दादा होने का गुरूर पंचर कर दिया। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पैदा हुआ अमेरिका में, कंट्रोल उसी का, लेकिन ईरान ने उसी के प्लेटफॉर्म पर अमेरिका को निहत्था कर दिया। प्रोपेगेंडा जंग का हिस्सा होता है और इस जंग में ईरान ने अमेरिका की हालत खराब कर दी, सब मानते हैं। ईरान ने केवल AI वीडियो जारी नहीं किए, बल्कि असली वीडियो भी जारी किए गए। अपनी ऐतिहासिक इमारतों का, अपने शहरों का दुनिया को बताना शुरू कर दिया कि ईरान है क्या। भारत के भी दूतावास दुनिया भर में हैं। अगर आप ईरान के दूतावासों के परफॉर्मेंस की तुलना ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय दूतावासों के परफॉर्मेंस से करेंगे तो काफी कुछ जानने को मिलेगा। भारत को सभी दलों की टीम 33 देशों में भेजनी पड़ी। ईरान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उसकी टीम पहले से हर देश में तैनात थी। ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के दूतावासों और ईरान युद्ध के समय ईरान के दूतावासों का ईमानदारी से मूल्यांकन करेंगे तो देख पाएंगे भारत ने क्या किया और भारत क्या कर सकता था। ईरान में मीडिया की आजादी पर संदेह है। भारत में मीडिया आजाद है, इस पर तो आप यकीन ही नहीं करेंगे। इस बात को यहां छोड़ देते हैं। ईरान की मीडिया का इस जंग में खास रोल नहीं दिखा, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ईरान का खेल बिगड़ जाए या ईरान की नाक कट जाए।
आप भूले तो नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत का गोदी मीडिया कितना थर्ड क्लास काम कर रहा था। ऐसे ऐसे बेकार के दावे किए कि दुनिया भर के लोग हंसने लगे। आईटी सेक्टर का चैंपियन भारत सोशल मीडिया के खेल में पिछड़ता लगा। उसकी वजह यही है कि इनकी सारी ट्रेनिंग एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स की हो गई है। सरकार के विरोधियों को कुचलते कुचलते इनकी कल्पनाओं में दुश्मन का मतलब कुछ पत्रकार, कुछ नेता ही रह गए हैं। अपने लोगों से जब आप दुश्मन मानकर लड़ते हैं तब कल्पनाएं आपका साथ छोड़ देती हैं। आपके वीडियो में कोई क्रिएटिविटी हो ही नहीं सकती। ईरान इस जंग के दौरान और सीज फायर के दौरान लगातार अपना क्रिएटिव प्रोपेगेंडा करता रहा, अमेरिका को ललकारता भी रहा, बातें भी करता रहा और अपना इतिहास और अपनी ताकत भी बताता रहा। भारत में सीज फायर हुआ नहीं कि 10 दिन के भीतर सब भूल गए। ईरान सीज फायर में भी लगा हुआ है, सीज फायर में भी अपनी बात पहुंचा रहा है। 10 मई 2025 को सीज फायर हुआ। भारत के कई मंत्री कई बार कह चुके हैं सीज फायर आज भी जारी है। तो इस दौरान आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर भारत ने क्या बयान दिया है? जब सीज फायर जारी है तब भारत अपने मुद्दों को लेकर, उस समय के मुद्दों को लेकर, आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर क्या कर रहा है? क्या कुछ बोल रहा है? इसीलिए स्वतंत्र पत्रकारों के YouTube चैनलों को टारगेट करने के लिए कानून में रास्ता खोजा जा रहा है। बात बात पर FIR करा दी जा रही है, कोर्ट से राहत तक नहीं मिलती, इसलिए कि हम लोग यह बात याद दिला देते हैं। ध्यान रहे, अपनी कमजोरी सही समय पर देखना सीखिए, वरना दंगल में हार की लाज बचाने के लिए मंगल गीत गाने से आप विजेता नहीं बन जाते। ऑपरेशन सिंदूर के समय मोदी सरकार परसेप्शन की लड़ाई का बड़ा हिस्सा अपनी ही पब्लिक को समझाने भरमाने में खपाती रही। ऐसा लग रहा था उसे जंग इसलिए जीतना है ताकि चुनावी राज्यों में माहौल बन सके। 10 मई 2025 की शाम ऑपरेशन सिंदूर खत्म होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली और रोड शो करने निकल गए। 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना होती है, तब प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। हमले के कारण दौरा बीच में छोड़कर भारत आते हैं और सीधे जाते हैं कहां? बिहार के मधुबनी में। 24 अप्रैल को मधुबनी की रैली में पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देने का भाषण देते हैं। उसके बाद उनका फोटो आने लग जाता है कि इनके साथ बैठक हो रही है, उनके साथ बैठक हो रही है, युद्ध का माहौल बनने लगा। सीज फायर के बाद 8 से 10 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 राज्यों का दौरा करते हैं, वहां रैलियां करते हैं, रोड शो करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की जीत का जश्न मनाना शुरू हो जाता है। पेट्रोल पंप पर पोस्टर लगा दिए जाते हैं और इन सब की धुंध में सारे सवाल गायब कर दिए जाते हैं। अभी भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि जीत हुई या नहीं, क्या क्या हुआ, सीज फायर कैसे हो गया, ट्रंप बार बार दावा क्यों कर रहे हैं, भारत के विमानों को नुकसान पहुंचा या नहीं पहुंचा। दर्जनों सवाल कभी इस विदेशी अखबार में, कभी उस विदेशी पत्रिका में छपते रहते हैं, तो कभी डर डर के भारत के अखबारों में भी कुछ छप जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री को रोड शो से मतलब था, रोड शो पर निकल गए। भारत जीत रहा था तो पीछे क्यों हटा, किन शर्तों पर हटा, किस तरह का आश्वासन उससे मिला? क्या आप इस सवाल का जवाब जानते हैं? अगर सरकार ने बताया होगा तो आप गूगल सर्च कर कमेंट में लिख सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, 88 घंटे बाद अचानक खबर आती है सीज फायर हुआ। इसका ऐलान कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री नहीं, उनसे पहले ट्रंप। 10 मई की शाम ट्रंप अमेरिका से ऐलान करते हैं सीज फायर हो गया। 10 मई को ट्रंप ने भारतीय समय के अनुसार शाम 5:25 पर जो ट्वीट किया उसे ध्यान में रखिए। ट्रंप के ऐलान करने के बाद प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आता है। युद्ध विराम की घोषणा से कुछ घंटे पहले तक पीएमओ हाई लेवल मीटिंग की फोटो ट्वीट कर रहा था। 12 मई की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हैं। ट्रंप तो कितनी बार सीज फायर कराने का दावा करते रहते हैं, अब सबने गिनती भी छोड़ दी है। पर सोचना चाहिए कि उसी ट्रंप को ईरान से सीज फायर करने के लिए अपनी तरफ से ऐलान करना पड़ा, किसी से बात नहीं करनी पड़ी। ना ईरान ने ट्रंप का फोन उठाया
क्या ट्रंप ने 7 अप्रैल के सीज फायर के ऐलान से पहले ईरान में किसी से बात की थी? किसी से नहीं। यह ट्रंप का बयान है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर की घोषणा करते हुए लिखते हैं, अमेरिका की तरफ से रात भर चली बातचीत के बाद मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूरी तरह से और तुरंत सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। कॉमन सेंस और बुद्धिमत्ता के लिए दोनों देशों को बधाई। इस बात पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया। 2 परमाणु शक्ति संपन्न देश आपस में लड़ रहे थे और केवल फोन पर बातचीत से सीज फायर हो गया। क्या आतंक के अड्डे खत्म करने का लक्ष्य पूरा हो गया है? क्या भारत ने अपनी जीत की कीमत वसूली, कोई हर्जाना मांगा, जैसा ईरान कर रहा है? भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी हमेशा आंच पर तपती रहती है और उन दोनों के बीच सीज फायर ट्रंप ने केवल फोन से करा दिया। इतनी ही खबर आई कि उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर चेतावनी दी कि पाकिस्तान बड़ा हमला कर सकता है, मगर प्रधानमंत्री ने कहा इस बात की कोई चिंता नहीं। 1 साल पहले फोन से युद्ध रुकवाने वाले ट्रंप को ईरान से सीज फायर के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। ईरान से फोन के बाद सीज फायर नहीं हुआ, ईरान तन गया तो ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। इसलिए अभी जो हो रहा है उसके चश्मे से ऑपरेशन सिंदूर और ईरान के साथ सीज फायर को देखेंगे, काफी कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि अब आपके पास 1 साल के भीतर 2 सीज फायर हैं और दोनों को देखने का एक नया पैमाना है। पाकिस्तान के अलावा ईरान है। किसी भी युद्ध का क्या मकसद होता है? हमला किया और लौटा है। पिछले साल ट्रंप ने वह भी किया। अमेरिका ने जून 2025 में ईरान पर B-2 बॉम्बर से हमला किया, लेकिन 12 दिन बाद युद्ध रोक दिया। उसके बाद परमाणु कार्यक्रमों को लेकर ईरान से बातचीत भी हुई। चल ही रही थी कि अमेरिका ने दोबारा अपनी तरफ से 28 फरवरी को ईरान पर हमला कर दिया। अब ट्रंप उस ईरान से बातचीत करने इस्लामाबाद जाएंगे, जिस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं। भारत पाकिस्तान से बात नहीं करता क्योंकि उस पर आतंकवाद को पनाह देने का आरोप लगाता है। भारत की नीति को अमेरिका नकार रहा है, दुनिया नकार रही है। अमेरिका पाकिस्तान से बात कर रहा है और भारत अपनी इस नीति पर चुप है। सब इसी इंतजार में हैं कि कोई बड़ा मुद्दा आ जाए ताकि इन सब सवालों पर जनता को सोचने का मौका ना मिले। करते रहिए बिग इवेंट और बिग न्यूज का ड्रामा, लेकिन सवाल तब भी लौट आते हैं। बीच समंदर में फेंका हुआ सामान एक दिन साहिल पर लौट आता है। पाकिस्तान लगातार कूटनीतिक बढ़त हासिल कर रहा है। भारत की यही कोशिश थी कि पाकिस्तान को जगह ना मिले। सऊदी अरब, चीन, ईरान, अमेरिका सब पाकिस्तान पर भरोसा जता रहे हैं। अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो भारत आतंकवाद और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर बोल क्यों नहीं रहा? इतने चुनाव चल रहे हैं देश में, चुनावों में तो भाषण दिए ही जा सकते हैं। सवाल है इस पर चुप्पी क्यों है? इस बार के चुनावों में पाकिस्तान को लेकर बार बार भाषण क्यों नहीं हुए? पाकिस्तान के रोल पर भारत का क्या कहना है? आखिर भारत कुछ ना कहने वाला देश क्यों बनता जा रहा है? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।